बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको स्पर्श भाग 2 का गद्य खंड का पहला पाठ पुनः पुनरावृत्ति कराने चल रही हूँ। पाठ का नाम है बड़े भाई साहब, मुंशी प्रेमचंद। तो मैं इसे आपको दोबारा समझाने चल रही हूँ। आप भी अपनी पुस्तक के साथ तैयार होइए। मुंशी प्रेमचंद जी का लिखा ये पाठ है। ये उनकी बहुत प्रसिद्ध कहानी है जिसमें बाल मनोविज्ञान का बड़ा सुंदर स्वरूप, अत्यंत प्रभावी ढंग से दिखाया गया, अत्यंत प्रभावी रूप में दर्शाया गया है। पाठ में यह भी दर्शाया गया है कि किस तरह योग्य न होने पर भी बड़ा भाई अपने बड़े होने का एहसास दिलाता है, पर अंत में उसका बचपना सामने आ ही जाता है। पाठ में बड़े भाई साहब और लेखक दोनों के भाव का बड़ा सुंदर चित्रण यहाँ पर है कि लेखक अपने बड़े भाई के बारे में बताता हुआ कहता है कि उससे 5 साल बड़े उसके बड़े भाई साहब थे, यानी लेखक से 5 साल बड़े थे और पढ़ाई में 3 कक्षाएं आगे थे। यानी बड़े भाई साहब लेखक से 5 साल बड़े थे और पढ़ाई में 3 कक्षा आगे थे। उनकी उम्र जो थी वो 14 साल और लेखक की जो उम्र थी 9 साल। पर 2 बार फेल होने के कारण उनकी कक्षा का अंतर धीरे धीरे जो रहता है वो कम होता चला जाता है। उनका मानना था कि पढ़ाई जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जल्दबाजी करने के पक्ष में वो बिल्कुल नहीं थे। नींव को मजबूत करने की बातें कहते थे। वे पढ़ाई में चाहे जैसे भी रहे हों, पर अपनी उम्र और बड़े होने के कारण लेखक की देखभाल करने में अपने कर्तव्य बोध के प्रति पूरी तरह बंधे हुए थे। पूरे अधिकार के साथ वे लेखक को डांटते, डपटते, समझाते और इसका पूरा अधिकार रखते। भले वो परीक्षा में नतीजा निकलने पे, परिणाम आने पर कुछ भी हो, लेकिन वो ये कहते थे कि मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं, मुझे जितना अनुभव है तुम लाख पढ़ लो, मेरे बराबर भी आ जाओ, तो भी तुम उस उम्र के अनुभव के अंतर को कम नहीं कर सकते हो। बड़े भाई साहब अध्ययनशील तो बहुत थे, हर समय किताबें खोले रहते थे, किताबों को खोलकर बैठे रहते थे। पढ़ाई से थक जाने पर कभी कभी कॉपी किताब के हाशिए पर जानवरों के चित्र बनाते, एक ही शब्द को 10-20 बार लिख डालते। कभी कभी ऐसे शब्द बनाते जिनका कोई भी अर्थ न होता।
ऐसा पहेलियों का अर्थ न निकाल पाने पर लेखक उनसे पूछने में डरता था, क्योंकि वे 4 कक्षा आगे थे। लेखक का स्वभाव अपने बड़े भाई से बिल्कुल विपरीत, वो बिल्कुल विपरीत स्वभाव का था। उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। लेखक तो रात दिन किताबें लेके रट्टा मारते रहते, लेखक उसकी आधी पढ़ाई भी न करता। वो घंटे भर भी एक जगह बैठना उसके लिए मुश्किल हो जाता और हर समय बस वो खेलने का मौका ढूंढता रहता, उसी की तलाश में रहता। अब कोई बात लेखक को अगर बड़े भाई से पूछना होता तो वो उनसे डरता, खेलने के मौके ढूंढता और आंख बचाकर हॉस्टल के बाहर निकल जाता। बड़े भाई की आंख बचाकर वो हॉस्टल के बाहर निकल जाता, कंकरियां उछालता, तरह तरह के खेल खेलने लगता। परंतु जब लौटता तो कमरे में बैठे भाई साहब का जब रुद्र रूप दिखता, क्रोध से लाल लाल आंखें करके जब बड़ा भाई लेखक की ओर देखता तो वो डर जाते। भाई साहब उससे तरह तरह के सवाल करते, कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे। सवालों की फुलझड़ियां छूट जाती, उनकी बात ही शुरू होती कि कहाँ थे, और लेखक डर जाता ये कहने में कि वो बाहर बच्चों के साथ कंकरियां खेल रहा था। खेलने में उसका मन बहुत लगता। भाई साहब तरह तरह के सवाल करते, लेखक एक भी सवाल का कोई उत्तर न देते हुए चुपचाप अपराधियों की भांति मौन रहकर अपना अपराध स्वीकार कर लेता। अब बड़े भाई साहब नसीहत पे नसीहत हमेशा देते रहते, लेखक को चुप देखकर उसे समझाने की कोशिश करते कि देखो, पढ़ाई कोई हंसी खेल नहीं है। जितना आसान तुम पढ़ाई को समझते हो उतना आसान ये नहीं है। अब बड़ा भाई अपने अनुभव को छोटे भाई को देता कि देखो, जिस तरह तुम अंग्रेजी जैसे विषय को पढ़ रहे हो उससे तो तुम्हें अंग्रेजी कभी नहीं आएगी, जिंदगी भर पढ़ोगे और एक हरफ भी पल्ले ना पड़ेगा। यानी कि जिस तरह से तुम पढ़ते हो उस तरह से पढ़ने पर एक हरफ भी तुम्हारे समझ में, यानी एक अक्षर भी तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। अंग्रेजी पढ़ना इतना आसान नहीं है कि इसे हर कोई पढ़ जाए। उन्होंने पूरी तरह से ये हवा बना लिया था कि इस विदेशी भाषा को पढ़ना इतना आसान नहीं है कि जब जो चाहे इसको पढ़कर मास्टर बन जाए। दिन रात पढ़ोगे, खून जलाओगे, तब ये विद्या आती है। दिन रात पढ़ोगे, खून जलाओगे,
तब ये विद्या आती है। बड़े बड़े लोग हैं, अंग्रेजी पढ़ लिए, ज्ञान तो ले लिए, आगे की कक्षाओं तक पहुंच गए, मगर शुद्ध लेखन नहीं आया, शुद्ध लिख नहीं पाते। बोलना तो और भी कठिन है, लिखना तो चाहे आ भी जाए, मगर बोलना बहुत कठिन है। तुम बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है कि तुम कितने बड़े मूर्ख हो कि तुम मुझे देखकर भी नहीं समझ पाते। मैं रात दिन मेहनत करता हूं, प्रतिदिन पढ़ाई करता हूं, घंटों घंटों किताबों में मुंह डाले रहता हूं, पलके नहीं उठाता, खेल तमाशे को नहीं जाता, और फिर भी मुझे एक कक्षा में 2-3 साल लग जाते हैं। और जिस तरह तुम पढ़ते हो, जिस तरह तुम पढ़ते हो, अगर उस तरह से पढ़ाई करने लगोगे तो शायद तुम्हें कभी एक हर्फ भी नहीं आएगा, एक अक्षर का भी ज्ञान तुम्हें नहीं होगा। खेल तमाशे छोड़ो, बाप दादा की कमाई को, गाढ़े की कमाई को पानी में मत बहाओ। उस जमाने में हॉस्टल में रह के पढ़ना बहुत बड़ी बात समझी जाती थी, और संभवतः ये बड़े भाई का ही प्रयास रहा होगा कि उसने अपने दम पर छोटे भाई को लेकर हॉस्टल में रहकर पढ़ने पढ़ाने का विचार किया। घर से पैसे लाना, अनाज लाना, खाना पकाना, पढ़ाई करना, छोटे भाई को देखना, संभवतः ये सारे कारण रहे हो बड़े भाई के पास न होने के। लेकिन बड़ा भाई निरंतर मेहनत करता था, ज़्यादा बड़ा न होने पर भी वो अपने मन को छोटे भाई के सामने मार लिया करता था। उसकी अपनी इच्छाओं को दबा लेता था, अपनी इच्छाओं को वो बिल्कुल समाप्त कर देता था, और सिर्फ छोटे भाई को सही राह पे चलाने के लिए रात दिन प्रयत्न करता था। यद्यपि छोटा भाई यानी लेखक का मन तो बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता था। जितनी देर बड़ा भाई भाषण देता, समझाता, बुझाता, नसीहतें देता, उतनी देर वो नजरें झुकाए उसे सुनते रहते। लेकिन जैसे ही उनकी नसीहत की गाड़ी रुकती और मौका मिलता, लेखक कहीं बाहर निकल जाता। तो उन्होंने कहा कि मैंने खेल तमाशे छोड़ दिया, सिर्फ पढ़ता रहता हूँ, फिर भी मुझे एक कक्षा में इतना समय लग जाता है। और तुम तो जिस तरह मेहनत करते हो पूरी उम्र गुजार दोगे। यद्यपि मैं आपसे बातें करूं तो कहूंगी कि होता ऐसा नहीं था, लेकिन यहाँ बड़ा भाई अपने कर्तव्य बोध से इस तरह जुड़ा है, ठीक वैसे ही जैसे किसी के अनपढ़ माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। माता पिता अगर अनपढ़ भी होते हैं तो भी उनका अनुभव अपने बच्चे के लिए वैसे ही बोलता है, ठीक जैसे बड़ा भाई पास न होते हुए भी अपने छोटे भाई को न तो कभी बेराह चलने देता था, न तो कभी उसे खेलने कूदने देता था, रात दिन उसे नसीहतें देता रहता, सिखाता रहता, समझाता रहता कि पढ़ाई के महत्व को तुम समझो। जिस चीज़ को तुम इतना आसान समझ रहे हो वो उतनी आसान
नहीं है। अब और भी एक बात उन्हें लगती कि अगर इसी तरह की पढ़ाई करनी है तो उस जमाने में बाप दादा पसीने की, बहुत गाढ़े परिश्रम की कमाई देकर बच्चों को बाहर हॉस्टल में रखकर पढ़ाने का कार्य अगर कर रहा है तो यानी वो माता पिता बहुत परिश्रम कर रहे हैं। इस चीज़ की अनुभूति बड़े भाई को है। छोटा भाई लेखक उनसे छोटा है, उनसे उम्र में छोटा है, लेकिन बड़ा भाई भी बहुत बड़ा नहीं है। फिर भी उसने अपने बड़े होने का एहसास लेखक को करा दिया। कहा कि अगर इस तरह समय गंवाना हो तो घर जाकर गुल्ली डंडा खेलो। दादा की ऐसी गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्यों पैसे को इस तरह खेल कूद में बहा रहे हो? नहीं पढ़ना है, वापस लौट जाओ। तो बड़े भाई ने यहाँ पर अपने कर्तव्य बोध को बड़े ही सुंदर ढंग से ये एहसास कराया है कि कोई व्यक्ति यदि बड़ा होता है तो जीवन में अगर बड़े भाई के साथ की तरह असफल भी हो जाए तो माता पिता की तरह वो अपने छोटे भाई बहनों को अगर देखता है तो उसके दायित्व का बोध है, वो उसे महसूस कराता है। तो ये भी उसका एक अपना बड़प्पन होता है। बड़े भाई साहब की जब ढेर सारी बातें, डांट लताड़ जिसको कि कहा गया है, लेखक सुन लेता तो रोने लगता। छोटा तो था ही, तो रोने लगता और फिर प्रतिज्ञा करता कि आज के बाद अब कभी नहीं खेलूंगा, बड़े भाई की तरह ही खूब पढ़ूंगा लिखूंगा। रो धो के किताबें लेकर बैठ जाता, लेकिन उसका मन उन किताबी पन्नों में, किताब के पन्नों में पूरी तरह कभी नहीं रमता था। उपदेश देने और सूक्ति बाण चलाने में निपुण भाई साहब की बातें सुनकर लेखक को बहुत दुख होता, क्योंकि बड़ा भाई बहुत व्यंग करता, सूक्तियों सहित उदाहरण दे दे करके बातों को रखता, डांटता डपटता, समझाता बुझाता। भाई छोटा था लेखक, और दुख होता, रोकर रह जाता, निराश होता, और उस निराशा में एक बार उसके मन में आता कि वापस या तो घर चला जाऊं या तो आज से खूब पढ़ाई करूंगा। फिर उसे लगता कि नियम बनाने से कौन सा ऐसा काम है जो नहीं हो सकता। जितनी देर उसे बड़े भाई की डांट का असर रहता, निराशा के बादलों को हटाकर मन को प्रसन्न कर वो निश्चय करता कि मैं अब आज से लगातार पढ़ाई करूंगा। ये उसके मन में आता और वो बैठ के फटाफट अपना एक टाइम टेबल बना डालता, जिसमें पूरे टाइम टेबल में सिर्फ पढ़ने के घंटे होते।
कि इतने से इतने बजे तक गणित पढ़ेंगे, इतने से इतने बजे तक अंग्रेजी पढ़ेंगे। सारी चीज़ों को क्रमवार तरीके से सुबह से लेकर रात 10 बजे तक का टाइम टेबल बन जाता। जब कभी कभी ऐसा होता है कि विद्यार्थी भी जब पढ़ने का अचानक बहुत उत्साह जगता है कि आज से प्रतिदिन पढ़ेंगे, या हम ये सोचते हैं कि हम नियम बना के पढ़ेंगे, उस दिन हम अपने स्टडी टेबल पर, अपनी मेज पर एक टाइम टेबल चिपका देते हैं कि देखो आज से ये इतने बजकर इतने घंटे हम हिंदी पढ़ेंगे, इतने में अंग्रेजी पढ़ेंगे, इतने में हम मैथ पढ़ेंगे, इतने में साइंस पढ़ेंगे, इतने में सोशल साइंस पढ़ेंगे। टाइम टेबल बन गया, विचार बन गया। दूसरे दिन सवेरे उठ करके दिमाग में आता है कि चलो इस टाइम टेबल को अगले दिन से पालन करेंगे। अब ये पहले दिन टाइम टेबल बनने के दिन ही ये चीज़ शुरू हो जाती है। सबके साथ होता है। सभी बच्चे, विद्यार्थी जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, घर में जब माँ बाप की डांट पड़ती है, पढ़ते नहीं हो, कुछ नहीं करते हो, बेकार हो, किसी काम के नहीं हो, तमाम तरह की, तो बच्चा फटाफट दौड़ के अपना बस्ता खोल के किताबें निकाल के बैठ जाता है, चाहे मन उसका लगे अथवा ना लगे। और माता पिता के भाषण के बाद वो नियम बनाता है, कल से पक्का रोज पढ़ूंगा। और रात होते होते उसको ये लगता है कि अगर एक दिन छोड़ दिया तो क्या बला अटकेगी। चलो कल नहीं, परसों से मैं निश्चित इस चीज को मानूंगा, बिल्कुल कुछ भी हो जाए, परसों से बनाए हुए टाइम टेबल को मैं निश्चित मानूंगा। अब टाइम टेबल तो बन गया, लेकिन एक बच्चे को जिसकी पढ़ने के साथ साथ खेलने की भी उम्र है, अब उसको हम अगर पूरे टाइम बांध के किताबों में बैठा भी दें तो उसके मन मस्तिष्क में कुछ नहीं जाएगा। लेखक ने अपने लिए टाइम टेबल बना लिया, उसको अपने मेज पर लगा दिया, खेलने का कोई घंटा नहीं उसके अंदर, कोई खेल का घंटा ही नहीं। और जबकि खेलने का जो समय भी होता है वो निश्चित होता है। तो लेखक ने यही कार्य किया। बड़े भाई के सूक्तिबाण उपदेश सब सुनते सुनते अपने भाई साहब की बातों को सुनकर लेखक को बहुत दुख होता है, निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है। और जब उसके मन से, बाल मन में निराशा या दुख बहुत देर तक स्थायी नहीं रहता। डांट पड़ी, थोड़ी देर सुने समझे, शाम होते होते सब भूल गए। तो लेखक भी तो बच्चा ही था, 9 साल का, उसके मन में डांट का असर कितनी देर रहता। तो जब उसके निराशा के बादल छटते तब वो निश्चय करने के लिए टाइम टेबल बना लेता। और सिर्फ उस टाइम टेबल में पढ़ने की जगह होती, खेलकूद का मद जो था बिल्कुल गायब होता। प्रातःकाल 6 बजे से रात 11 बजे तक के सभी विषयों को क्रमवार तरीके से टाइम टेबल बना लेना और उसी के अनुसार अब आज के बाद से पढ़ाई करने की सोचना लेखक के लिए आसान तो था, लेकिन आदत में डालना बहुत कठिन था। क्योंकि बड़े भाई और छोटे भाई के तौर तरीके, हाव भाव, ज्ञान, बुद्धि, बातचीत सब में अंतर था। छोटा भाई बड़े भाई के साथ थोड़ी देर ही पढ़ता, अव्वल आता कक्षा में। बड़ा भाई उसको ये मानता कि अंधेरे में तीर मार दिया है, अंधे के हाथ बटेर लग गई है।
वो उसे समझाने की कोशिश करता कि हर साल ऐसा नहीं होगा, इस बार अंधे के हाथ बटेर लग गई है, हमेशा थोड़े बटेर लग जाएगी। और इसी बातों से वो उसे समझाने की कोशिश करता। अब लेखक टाइम टेबल बना तो लेता, पर दूसरे दिन से ही उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैंने आपको वही समझाया ना अभी कि बच्चे टाइम टेबल बना लेते हैं, उसको अपनी स्टडी टेबल पर बिल्कुल चिपका देंगे, और चिपकाने के बाद सुबह उठ के सोने के समय जब दिमाग में टाइम टेबल घूमता है कि कल सुबह 6 बजे से हमको अपना टाइम टेबल के अनुसार कार्य करना है, तो सबसे पहले 6 बजे आंख नहीं खुलती, क्योंकि टाइम टेबल बनाना आसान है, उसे नियम में डालना बहुत कठिन है। उसकी अवहेलना दूसरे दिन ही शुरू हो जाती है। तो सुबह आंख नहीं खुलती, टाइम टेबल कैसे नियम का पालन हो। तो ये होता है कि चलो 6 से 7 के घंटे का पार्ट निकल गया, बाकी तो मानेंगे, बाकी को तो जीवन में उतारेंगे। और यही करते करते 1 से 2 दिन में 1-1 घंटे जो रहते हैं उसमें से निकलते चले जाते हैं। और जहाँ से शुरू किए, यानी छोटे भाई ने जहाँ से सोचा था कि आज से खूब पढ़ाई करूँगा, बड़े भाई की हर बात मानूंगा, उसकी अवहेलना पहले दिन जब शुरू हो गई तो फिर वो जहाँ से चला था वहीं वापस आ गया। तो ऐसी चीज़ों को यहाँ दिखाया गया है। और दूसरे दिन से ही उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। वो मैदान की स्वच्छंदता, खेल कूद, खेलों की मस्ती बिल्कुल नहीं भूल पाता था। बच्चे कभी खेलों से दूर रह सकते हैं। लेखक तो अपने बालपन में खेल कूद को भुला नहीं सकता था। बड़ा भाई अपने कर्तव्य बोध में छोटे भाई को बेराह नहीं चलने दे सकता था। वो उन्हें, बड़ा भाई ये सोचता था कि मैंने अपनी जिम्मेदारी पर छोटे को हॉस्टल में रखकर पढ़ाने का निश्चय किया है, तो अगर मैं इसको अपनी ज़िंदगी में नहीं उतारूंगा, मैं अगर खूब घंटों नहीं पढ़ूंगा, तो ये तो छोटा ही है। इसलिए बड़े भाई साहब रात दिन पढ़ते, लेकिन जब परिणाम निकलने पे पास ना होते तो अपनी ही बात को उदाहरण रखकर लेखक के सामने रख देते कि तुम मेरा हाल देख रहे हो ना, कि मैं रात दिन पढ़ता हूँ, पूरी परिश्रम के साथ पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे एक एक कक्षा में 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं, और तुम पढ़ाई को हल्के में ले रहे हो, और बड़े हो जाओगे, पढ़ाई कठिन हो जाएगी। अंग्रेजी सीखना बड़े बड़ों के बस की बात नहीं है, बड़े बड़ों की हिम्मत की बात नहीं है। लिख भी लिया तो बोलना नहीं आता। तो तुम पढ़ाई को हंसी खेल मत मानो, हंसी खेल के रूप में इसे मत समझो। पढ़ाई के महत्व को समझो, हंसी खेल के रूप में इसे बिल्कुल मत जानो। और लेकिन लेखक को सब बातें बस वैसी ही होती जैसे एक नन्हे बच्चे को इस कान से बात सुनी और उससे निकल गई, लेकिन रिजल्ट, परिणाम लेखक के हिस्से में जाता तो उसे धीरे धीरे ये लगता कि मैं कुछ भी करूँगा पास तो होता ही जाऊँगा। तो मैदान की ओर उसका मन जो रहता था वो मैदान की ओर उसे खींच लेता था, और खींच करके टाइम टेबल जो जानलेवा था उसके नियम का पालन करना, आँख फोड़ू किताबें, एक उबाऊ जीवन हो जाती। वो थोड़ी देर के बाद फिर उस टाइम टेबल को भूल जाता कि उसे जीवन में टाइम टेबल को कैसे उतारना है। अब उसे बड़े भाई की डांट, खेलों के बीच में एक जकड़न सी महसूस हो गई। उसे ये लगता था कि मैं खेलूंगा तो बड़ा भाई मुझे डांटेगा, और हर समय बड़ा भाई मुझे
पढ़ने की सीख देता रहेगा, तो लेखक को अपनी स्वच्छंदता पे एक बाधा पहुंचने लगी। उसे एक जकड़न महसूस होने लगी कि उसका जीवन बहुत कहीं कस गया है। बच्चे का मन खेल की ओर भागता और बड़ा भाई उसे उन चीज़ों से दूर ले जाता। तो धीरे धीरे उसे ऐसी परिस्थिति में एक जकड़न सी महसूस होती गई, लेकिन उसका खेल कूद छूटा नहीं, खेल कूद को वो छोड़ नहीं पाया। तो आज के लिए इतना बहुत है। आप पाठ को दोहराइए और इसके आगे के हिस्से को मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। तब तक आप पाठ को पढ़िए, उनकी कठिनाइयों को ढूंढिए, किन्हीं प्रश्नों के उत्तर ना मिलते हो तो उसकी जानकारी लीजिए। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।